फ्रॉम सीजन 1 एपिसोड 5, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि मैथ्यू फैमिली डाइनर में इस वक्त बैठ करके लंच कर रही थी और तभी सारा के हाथ में एक अननोन मैसेज आता है, किल द बॉय। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी के भाई नेथन के जानवरों के बाड़े में, जहाँ पर वो अपने गाय बकरी भैंस भेड़ों को चरा रहा था कि तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि तुम्हारी बहन अचानक से एक मिर्गी के दौरे की वजह से डाइनर के अंदर बेहोश हो गई। तो वो अपनी बहन को देखने के लिए अब सीधा क्लिनिक भाग जाता है। जिसके बाद सीन डायरेक्टली यहाँ क्लिनिक में शिफ्ट होता है, जहाँ पर क्रिस्टी सारा के साथ बैठ करके बातचीत कर रही थी और पूछ रही थी कि आखिर तुम्हें कितने दिनों से हो रहा है, क्या ये मिर्गी की बीमारी तुम्हें कई सालों से है या फिर हाल ही में इसके कुछ लक्षण दिखाई देने पड़े हैं। जिस पर सारा बताती है कि नहीं, पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, मगर हाल ही में न जाने मेरे साथ ये क्या हुआ। इसी बीच अपनी तहकीकात करते हुए बॉयड यहाँ पहुंच जाता है। वो क्रिस्टी को पूछता है कि हुआ क्या, जहाँ पर क्रिस्टी बताती है कि सारा जो कि आज सुबह डाइनर के अंदर काम कर रही थी अचानक से मिर्गी की दौरे की वजह से बेहोश हो गई। वेल वो अभी मेरे अंडर है, मैं उसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ, जल्दी कोई ना कोई इसका हल निकल जाएगा। अब यहाँ पर हम बॉयड के हाथ को भी देख पाते हैं जो कि अनजाने तरीके से कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो बीमारी सारा को है वैसे ही कुछ बीमारी बॉयड को भी है, मगर वो क्रिस्टी को अपनी बीमारी के बारे में बता नहीं पाता, क्योंकि अगर वो कमजोर दिखाई पड़ा तो आखिर फिर टाउन के लोग किस पर विश्वास करेंगे। हालांकि जाते वक्त वो क्रिस्टी को पूछ करके जाता है कि क्या तुम्हारा कैनी के साथ कोई चक्कर चल रहा है, क्योंकि हर वक्त कैनी बस तुम्हारी ही बातें करता रहता है। जहाँ पर क्रिस्टी बताती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वेल दूर से मैं देख पा रही हूँ कि सारा का भाई नेथन यहाँ पर आ रहा है। इस वक्त सारा उससे बात नहीं करना चाहती, तो प्लीज अगर आप उसे दरवाजे के बाहर से ही रवाना कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जहाँ पर दरवाजे पर बॉयड आकर नेथन को रोक लेता है और कहता है कि इस वक्त तुम्हारी बहन सो रही है। मैं जानता हूँ कि अभी इस वक्त पूरे शहर का ही बुरा वक्त चल रहा है, मगर सब कुछ ठीक है, मेरी निगरानी में है, तो तुम घर पर जाकर आराम से सो सकते हो। जैसे ही सारा ठीक हो जाएगी वो अपने आप घर लौट आएगी। जिसके बाद सीन मैथ्यू फैमिली पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जिम अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए अपने ही परिवार से सवालात करने लगता है। और अब तो उसने एक नई स्ट्रेटेजी बना ली थी। उसने घर की ही दीवार को मानो ब्लैक बोर्ड बना दिया था और अब वो हर वो सवाल खुद से और अपने परिवार से करने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या अजीब चीजें हैं, ऐसे कौन से सवाल हैं जिनके जवाब जानने हमें जरूरी है। मन में जो भी सवाल आए बस यहाँ लिख डालो, कोई ना कोई सवाल हमें यहाँ से निकलने का जवाब दे ही देगा। जिसके बाद शाम हो चली थी और यहाँ पर क्लिनिक के अंदर हम सारा को देख पाते हैं, जहाँ उसके हाथ में अगेन वही मैसेज उस अननोन एंटिटी के थ्रू आता है कि किल द बॉय। अब उस छोटे से बच्चे इथन को जान से मारने के लिए सारा ने अपनी पॉकेट में एक सर्जिकल ब्लेड छिपा लिया था। हालांकि वो यहाँ से इस वक्त जा नहीं सकती थी क्योंकि क्रिस्टी वहाँ मौजूद थी, तो वो क्रिस्टी के साथ बैठ करके बातें करने लगती है, जहाँ पर सारा कुछ पल के लिए अपने बुरे सदमों को भुला करके खुशी के पल महसूस करती है। वो बताती है कि कैसे वो और उसका भाई छुट्टियां मनाने के लिए अपने शहर वॉशिंगटन से निकले थे, मगर अचानक से उनकी कार के सामने एक पेड़ गिरा पड़ा मिला और वो भी यूं ही घूमते घुमाते इस घोस्ट टाउन में आ पहुंचे। जिस पर क्रिस्टी भी बताती है कि हाँ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मगर खैर अब हम इस जर्नी का पार्ट बन चुके हैं। इन लोगों ने खुद ने हमें चूज करके यहाँ पर बुलाया है, न जाने हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, मगर कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। तब अचानक से सारा बोलने लगती है कि मुझे कुछ सपने आते हैं, जहाँ पर यही घोस्ट यानी कि ये अननोन एंटिटीज आकर मुझे बताती है कि एक बड़ा टुकड़ा कांच का चूर कर बिखर जाएगा, हर जगह खून फैल जाएगा, कुछ चुनिंदा मौतें करनी होगी और फिर स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा। क्रिस्टी को उसके द्वारा की गई कोई भी बात समझ नहीं आती, इसलिए ये दोनों ही सो जाते हैं। वही नेक्स्ट मॉर्निंग हम जिम को देख पाते हैं, जो कि अपनी वाइफ टबीता के साथ बात कर रहा था और पूछता है कि आखिर तुम्हारे मन में यहाँ से निकलने के लिए कौन से सवाल आते हैं या फिर उन मॉन्स्टर से कैसे बचा जाए। जहाँ पर टबीता कहती है कि आज तक जितने भी लोग बचे हैं उन्हें सिर्फ इस तिलिस्मी पत्थर ने ही बचाया है, अगर हम इस तिलिस्मी पत्थर के साथ यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करें तो क्या निकल पाएंगे। जहाँ पर जिम कहता है कि हाँ ये एक अच्छा सवाल है, इसे दीवार पर लिख दो। वहीं सीन क्लिनिक में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम सैरा और क्रिस्टी को देख पाते हैं। इस वक्त सैरा ठीक हो चुकी थी, इसलिए वो यहाँ से जाने वाली थी कि तभी उसका भाई नेथन उसे मिल जाता है और वो पूछता भी है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या तुम्हें वही मैसेजेस बार बार आ रहे हैं, अब किसका नंबर है। यानी कि नेथन भी इस बात को जानता था कि जब भी सारा के पास कोई मैसेज आता है तो उसे उनका कत्ल करना पड़ता है, मगर इसके पीछे का रीजन क्या है वो तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा ही। मीनवाइल सीन कॉलोनी हाउस पर शिफ्ट होता है, जहाँ इस वक्त जूली बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे अपने नए दोस्त जो मिल चुके थे। इस वक्त फातिमा बताती है कि हम लोग मस्ती करने के लिए इसी टाउन में बने एक छोटे से रिवर पर जा रहे हैं, अगर तुम हमारे साथ आना चाहो तो चल सकती हो। मगर जूली पहले मना करती है, मगर बाद में इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं पर हम जेड को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त उस पुलिस स्टेशन से चुराए खराब रेडियो के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि तभी उसकी नजर हीना पर पड़ती है। हीना उसे सेक्सी निगाहों से देखती है तो जेड भी अपने आप को रोक नहीं पाता और उस घर में चला जाता है। जहाँ आने के बाद तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर तो एक मिनी बार बना हुआ था। डैरन बताता है कि यहाँ पर जीना मुश्किल
मुश्किल है तो गम बुलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बार बना दिया, हर कोई यहाँ पर आकर हैंग आउट करता है, लेकिन हाँ टाइम से घर पहुंच जाना, क्योंकि एक शख्स जो कि टाइम पर नहीं पहुंचा था उसे उसकी बहुत बड़ी सजा मिली थी। जब जैड यहाँ की ड्रिंक ट्राई करता है तो एक ही बार में थूक देता है, जिस पर डैरन बताता है कि यार ये गरीबों की दारू है, तुम अमीर लोग इसे पचा नहीं सकते, मगर इस वक्त तो यही हमारा सहारा है, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। और बातों ही बातों में जैड को ये पता चलता है कि डैरन भी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक कॉलेज में प्रोफेसर है फिलोसफी का। और बातों ही बातों में जैड को ये भी पता चलता है कि जो सिंबल उसने उस तहखाने में देखा था वो जरूर यहाँ से बाहर निकलने की एक चाबी हो सकता है, मगर निकलेंगे कैसे, इसी राज का पर्दा उसे उठाना था। जिसके बाद सीन मैथ्यू फैमिली पर शिफ्ट होता है। ईथन जिसकी टांग में सरिया लगा था उस पर इस वक्त मलहम पट्टी कर दी गई थी। इस वक्त उनके घर में मिलने के लिए सारा आई थी। अब जैसा कि सारा को ये मिशन मिल गया था कि उसे इस छोटे बच्चे ईथन को खत्म करना है, तो वो तो अपनी प्लानिंग लगा ही रही थी। इसलिए वो टबीथा से कहती है कि क्यों ना बाहर निकलकर थोड़ा सा एंजॉय किया जाए। तो ईथन छोटा बच्चा जो कि सोच समझ नहीं पाता और वो भी घर के बाहर निकल आता है। मीनवाइल सीन जूली पर शिफ्ट होता है जो कि इस वक्त अपने दोस्तों के साथ में टाउन के बीच में बने एक रिवर तक पहुंच चुके थे। ये लोग पानी में खूब एंजॉय करने लगते हैं, जहाँ पर फातिमा अपना पास्ट बताती है कि मेरे माता पिता अफगानी थे, मैं अफगान में उनके साथ रहा करती थी। एक दिन अचानक मेरे पिता के लेनदार उनसे अपना पैसा लेने के लिए आए थे, मगर उनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। उस दिन मेरा बर्थडे था। मेरे पिता को उन्होंने घसीट करके घर से बाहर निकाला और फिर थोड़ी देर बाद एक गोली चलने की आवाज आई। मैंने उस दिन अपने पूरे परिवार को खो दिया और जब छिपकर वहाँ से भागी तो अचानक से यहाँ पहुँच गई। उसकी कहानी जूली के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक थी कि तभी यहाँ पर एलिस पहुँच जाता है और उन्हें कहता है कि यार पुरानी बातों में क्या रखा है, जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो आती रहती है, चलो चलकर एंजॉय करते हैं। यहाँ पर सारा ईथन को अपनी बातों में फंसाकर अपना काम करने वाली थी, क्योंकि उसे ये मिशन पूरा करना ही था। ये नोन एंटिटीज उससे जो भी काम करती सारा वो खत्म करती ही थी। वहीं पर सीन बॉयड पर शिफ्ट होता है जो कि इस वक्त अपनी वाइफ के ग्रीव पर आया था। इसकी वाइफ का नाम था टेटली और उसकी वाइफ की वजह से ही आज इस पूरे टाउन के अंदर इन सभी को वो तिलस्मी पत्थर मिले थे। बॉयड यहाँ पर आकर हैरान था और कहता है कि आखिर मैं यहाँ से निकलूं कैसे। एक वक्त था जब हम यहाँ पर सिर्फ इन मॉन्स्टर से जान बचाने के लिए इधर से उधर भागा करते थे, मगर तुम्हारी वजह से हमें वो पत्थर मिला और हमने कम से कम घर के अंदर रह करके उनसे छिपने का जरिया तो ढूंढ लिया था, मगर अब आगे यहाँ से निकले कैसे, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे कोई तो रास्ता बताओ, कोई तो जरिया दो जिससे मैं अपनी और यहाँ पर मौजूदा लोगों की हेल्प कर सकूं। मीनवाइल सीन नेथन पर शिफ्ट होता है जो कि इस वक्त खतरी से मिलने के लिए आया था। वो पूछता है कि फादर क्या हमें वो काम करना चाहिए जो कि हमें मालूम है कि वो बुरा है, मगर उस बुरे काम को कर देने के बाद में हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। जहाँ पर फादर भी बताते हैं कि कई मायनों में ये सही भी है मगर कई मायनों में ये गलत भी है, क्योंकि चाहे कोई देख रहा हो या ना रहा हो, भगवान की नजर तो हमेशा हमारे ऊपर होती ही है। इसीलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि बुरा काम कभी ना करें। मीनवाइल सीन सारा पर शिफ्ट होता है जो कि टबीता को अपनी बातों में बहला फुसला कर अपने जानवरों के बारे में ले आती है और बताती है कि ये घोस्ट टाउन काफी ज्यादा पुराना है। इनफैक्ट हमारा वाला घर तो सबसे ज्यादा पुराना है, क्या तुम देखना चाहोगी कि यहाँ पर कौन कौन सी पुरानी चीजें मौजूद है। तो टबीता उसकी बातों में आकर उस बाड़े के अंदर चली जाती है और चालाक सारा उसका दरवाजा बंद कर देती है और फिर अपने हाथ में सर्जिकल ब्लेड लेकर के सीधा नेथन के पास जाकर उसे जान से मारने वाली थी कि इसी बीच यहाँ पर ईथन पहुंच जाता है और अपनी बहन को ऐसा करने से रोकता है कि तभी वहाँ पर फादर खतरी भी पहुंच जाते हैं। इनके बीच में झड़प बढ़ जाती है। सारा जो कि ईथन को मारना चाहती थी, गलती से उसकी सर्जिकल ब्लेड अपने ही भाई नेथन पर चल जाती है और उसका भाई जान से मारा जाता है कि तभी ईथन वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है और चिल्लाता हुआ जा रहा था कि तभी उसे अपनी बहन जूली दिखाई पड़ती है जो कि उसे गले से लगा लेती है। इसी बीच जिम भी अपने परिवार को ढूंढता हुआ सीधा उसी बाड़े तक पहुंच जाता है और सबसे पहले अपनी वाइफ टबीता को उस बाड़े से बाहर निकालता है। इनकी चिल्लाहट से पूरा का पूरा टाउन यहाँ बाड़े के पास इकट्ठा हो चुका था। जिम कहता है कि आखिर मेरे परिवार के साथ इन लोगों को दुश्मनी क्या है, कभी मेरी बेटी के साथ फाइट तो कभी मेरे बच्चे के साथ फाइट, आखिर ही कब तक चलता रहेगा। जहाँ पर बॉयड कहता है कि टेंशन मत लो, हम इसका जवाब जल्द ही ढूंढ लेंगे। इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत सारा है क्योंकि उसने तुम्हारे बच्चे को जान से मारने की कोशिश करी। इस वक्त वो जंगल में भाग चुकी है, मगर टेंशन मत लो, वो शाम तक टिक नहीं पाएगी क्योंकि अंधेरा होते ही मॉन्स्टर्स जंगल में आ जाते हैं। या तो वो उसे निपटा देंगे और अगर कैसे तैसे उसने रात गुजार ली तो इस शहर में आते ही हम उसे निपटा देंगे। जिसके बाद घर आ जाने पर जिम अपनी दीवार पर ये भी लिख देता है कि वाई सारा वांट्स टू किल माय सन, यानी कि सारा मेरे बेटे को मारना क्यों चाहती थी। क्या पता सिर्फ मेरी ही बेटी को या फिर उसने कुछ और लोगों को भी जान से मारा है। ये भी सवाल एक गुत्थी बन चुका था। एपिसोड की एंडिंग में हम देख पाते हैं कि इस वक्त शेरिफ बॉयड डाइनर में आकर क्रिस्टी से बात
बात करता है और बताता है कि सैरा ने आज मैथ्यू फैमिली के छोटे बच्चे ईथन पर हमला किया, उसे चाकू से काटने की कोशिश करी। वो सर्जिकल नाइफ तुम्हारे क्लिनिक का था। जिस पर क्रिस्टी बताती है कि हाँ, मैंने उसे कल अपने टूल्स के पास खड़े हुए तो देखा था, मगर उसने वो कब चुराया ये मुझे भनक तक नहीं लगी। जहाँ पर बॉयड कहता है कि अब मैं एक ऐसे रास्ते पर निकलने वाला हूँ, या तो शायद उस रास्ते पर मेरी जान चली जाएगी और या फिर मैं उस रास्ते पर जाकर तुम सभी को जान से बचा लूंगा। और इसी के साथ ये 5th एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब क्या बॉयड जिस रास्ते की बात कर रहा था वहां पर जाने से बच पाएगा, और या फिर क्या मैथ्यू फैमिली इस राज का पर्दा उठा पाएगी कि आखिर सैरा उनके बच्चे को क्यों मारना चाहती थी, और क्या जेड उस फिलोसोफर साथ ही पुराने पड़े रेडियो के साथ में कुछ कारनामे करके यहाँ से कुछ सिग्नल्स भेज पाएगा। इन सभी का पता तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही चलेगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।